ज्वाइन कर लेना प्लीज। अभी हो रहा मैम, बफरिंग हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन की क्लास में आप सबका स्वागत है। लवलेश अपनी प्रेजेंटेशन के साथ यहाँ रेडी है। लवलेश, जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, पीपीटी बनाते वक्त प्लीज, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी एसेंशियल पार्ट. यू शुड चेक दैट देयर शुडंट बी एनी स्पेलिंग मिस्टेक. I can find the spelling mistake in my name itself. That is really upsetting. इसको जरा सा आप चेक कर लीजिएगा. Anyway, लवलेश का मैं स्वागत करती हूँ इस प्रेजेंटेशन के लिए. लवलेश, now the class is all yours. Over to you. All the best. लवलेश, are you there? आप हैं यहाँ? लवलेश, आपकी आवाज नहीं आ रही. लवलेश, आपकी आवाज नहीं आ रही है. ठीक है, ठीक है. मैं अपना माइक ऑफ कर दूं क्या? यस मैम। गुड मॉर्निंग क्लास। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आज हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन में पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट, डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी पढ़ेंगे। पहले हम व्यक्तित्व का अर्थ जानते हैं। व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग साधारण बातचीत के दौरान बहुतायत से किया जाता है। जैसा कि इसमें लिखा गया है कि साधारण बातचीत के दौरान व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग बहुत से लोग करते हैं। साधारण बातचीत में प्रयुक्त व्यक्तित्व शब्द किसी ऐसे गुण या विशेषता को इंगित करता है जिसे सभी व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में व्यवहार करने तथा पारंपरिक संबंधों की दृष्टि से विशेष महत्व देते हैं। इसमें ऐसे व्यक्ति आते हैं जो विभिन्न परिस्थितियों में व्यवहार, जैसे कि हम कहीं पे कुछ व्यवहार करते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं उसी तरह हम हमारी पर्सनालिटी वहाँ पे बताया जाता है, और जैसा हम संबंध रखते हैं उसके आधार पर भी हमारी पर्सनालिटी को वहाँ पे जाना जाता है कि इनकी पर्सनालिटी इस तरह है। व्यक्तित्व से तात्पर्य शारीरिक गठन, रंग रूप, वेशभूषा, बातचीत के ढंग तथा कार्य व्यवहार जैसी विभिन्न गुणों के संयोजन से लगाया जाता है। इसका अर्थ यह है कि शारीरिक गठन, शरीर की रचना कि पतला है या दुबला है, इसके आधार पर भी व्यक्तित्व को बताया जाता है। रंग रूप, वेशभूषा, बातचीत के ढंग, कार्य व्यवहार जैसी विभिन्न गुणों के संयोजन से लगाया जाता है, जिसमें इसे शारीरिक गठन, रंग रूप, वेशभूषा, बातचीत के ढंग तथा कार्य व्यवहार जैसे गुण के एक मिश्रित रूप होता है। मतलब कि इन सारी चीज़ों का मिश्रित रूप ही व्यक्तित्व कहलाता है। व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी पर्याय पर्सनालिटी शब्द का उद्भव लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से हुआ है, जिसका अर्थ मुखौटा होता है। यह जो लवलेश, यस लवलेश, मैम। जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट. बेटा, ये इक्वेशन क्या लिख करके आई है? P इज इक्वल टू सिग्मा, ये क्या लिखा है बेटा? आप लोगों को भी दिख रही है क्या कोई इक्वेशन? यस मैम, दिख रहा है। यस मैम। ये इक्वेशन, इसको थोड़ा सा देखो तो बेटा. मैम लगता है तो सही दिखता है। इसको चलो फिर, एडिट चलो चलो कर चलो दो। चलो कंटिन्यू करो, चलो.
मैं भी लैपटॉप में ही देख रही थी आपको, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं। बैकग्राउंड इफेक्ट बहुत है, कहीं से बैकग्राउंड इफेक्ट बहुत है, कहीं गाना वाना कोई गा रहा है, क्या है वो सब चीजें जरा चेक कर लीजिए प्लीज। दरवाजा बंद कर लीजिए। यस मैम, यस मैम। व्यक्तित्व शब्द का जो ये मुखौटा शब्द आया है, ये पाश्चात्य देशों से आया है। वहाँ पे पहले जो मुस्लिम महिलाएं होती थी, जो मुस्लिम महिलाएं होती थी, वहाँ पे जो है उनका एक वेशभूषा होता था और मुख में मुखौटा लगाए रहते थे, उसी को मुखौटा वहीं से शब्द आया है। और उसके बाद हमारे देशों में भी रंगमंच पर भी मुखौटा का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि उनकी पर्सनालिटी को जाना जाता है। पर्सनालिटी शब्द को एक सूत्र के माध्यम से भी जाना जा सकता है। ई पी का अर्थ होता है पर्सनालिटी, सिग्मा का अर्थ होता है टोटल, बी का अर्थ होता है बिहेवियर और ई का अर्थ होता है इन्वायरमेंट। मतलब कि इसका अर्थ ये हुआ कि वातावरण के प्रति किया गया संपूर्ण व्यवहार ही व्यक्तित्व होता है। मतलब कि जो पर्सनालिटी होता है ये पर्यावरण और व्यवहार दोनों का मिश्रित मतलब गुणात्मक रूप होता है। व्यक्तित्व की परिभाषा हम जानते हैं वुडवर्थ के अनुसार, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। वुडवर्थ महोदय बताते हैं कि व्यक्तित्व के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है, मतलब कि जो व्यक्ति के व्यवहार होती है उसमें परोपकार, सहानुभूति, जैसे मोटे पतले, उठना बैठना, जो भी चीज़ें होती हैं जो सभी का एक मिश्रित रूप ही व्यक्तित्व कहलाता है। ड्रेवर के अनुसार व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों के उस एकीकृत तथा गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है जिसे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में व्यक्त करता है। ड्रेवर महोदय बताते हैं कि व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक गुणों के उस एकीकृत, मतलब कि ये सभी का मिश्रित रूप ही पर्सनालिटी है और गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है। मतलब कि यह चेंज होता रहता है जिसे व्यक्ति अपने अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में व्यक्ति करता है। मतलब कि जैसे हम दूसरे के साथ बैठते हैं और वहाँ पे अपने वहाँ का हाव भाव और मतलब कि जो हम सामाजिक व्यवहार करते हैं उसके आधार पर पर्सनालिटी व्यक्त की जाती है। आल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका एक अनूठा समायोजन स्थापित करता है। आल्पोर्ट महोदय बताते हैं कि मनोशारीरिक गुण जैसे शरीर का संगठन और मानसिक, नैतिक जो होते हैं उन सब, मतलब कि मनोशारीरिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक गुण जो होते हैं दोनों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ एक अनूठा समायोजन स्थापित करते हैं। आगे अब जानते हैं उपरोक्त परिभाषा के आधार पर व्यक्तित्व की जो प्रकृति आती है उसको हम तीन तरह से जान सकते हैं। व्यक्तित्व की प्रकृति संगठनात्मक तथा गत्यात्मक है। यहाँ पे संगठनात्मक का अर्थ है कि व्यक्ति केवल किसी एक गुण के अलग अलग समूहों से अभिव्यक्त नहीं होता। मतलब कि जो एक गुण है उसको अलग अलग न अगर समूह में कर देते हैं तो पर्सनालिटी नहीं होगी। जो व्यक्ति के
अलग अलग गुण होंगे, उसको एक समूह में जब मिश्रित किया जाएगा तभी वह व्यक्तित्व होगा, तो उसी को हम संगठनात्मक कहते हैं। वही गत्यात्मक, गत्यात्मक मतलब कि ये स्थिर नहीं है, एक के बाद दूसरा चेंजिंग होता रहता है, जैसे समय के अनुसार चेंज हो जाता है पर्सनालिटी, उसी को हम गत्यात्मक कहते हैं। दूसरी आती है आपकी प्रकृति में, व्यक्ति में मनो तथा शारीरिक दोनों ही प्रकार के गुण समाहित रहते हैं। इसमें मनो तथा शारीरिक गुण, जैसे इसमें शारीरिक गुण जैसे मन और शारीरिक गुण, अगर मन और शारीरिक गुण नहीं का मिश्रित रूप नहीं रहेगा तो पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो पाएगी। इसलिए दोनों का मतलब कि होना बहुत ज़रूरी है। जैसे शारीरिक गुण में शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक गठन, वेशभूषा आदि। और मनोवैज्ञानिक गुण में चरित्र, मैत्री भाव, परोपकार, समाज सेवा आदि, ये सब गुण होने चाहिए। तीसरा आता है व्यक्तित्व वातावरण के साथ समायोजन से अभिलक्षित होता है। इसमें है कि व्यक्तित्व के समायोजन मतलब कि वातावरण के साथ समायोजन, जैसे हम कहीं पे जाते हैं, वहाँ पे अगर समायोजन हम करते हैं तो उसके आधार पर भी हमारी पर्सनालिटी देखी जा सकती है। अगर हम कितने भी शिक्षित हैं, अगर वहाँ पे हम उचित ढंग से वातावरण के साथ नहीं ढल पाते या समायोजन नहीं कर पाते तो हमारी पर्सनालिटी अच्छी नहीं मानी जाएगी। समायोजन जो है यह व्यक्ति के व्यवहारों एवं विचारों को क्रियाशील भी बनाता है, निर्देशित भी करता है और समायोजित भी करता है। समायोजन जो है व्यक्ति के व्यवहार और विचार को क्रियाशील बनाता है, निर्देश भी करता है और समायोजित करने में मदद करता है। अब हम जानते हैं व्यक्तित्व के प्रकार। व्यक्तित्व के प्रकार में निम्न प्रकार से प्रकार को समझ सकते हैं, जैसे शरीर रचना दृष्टिकोण के आधार पर, सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर, मूल्य दृष्टिकोण के आधार पर, भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर। शरीर रचना दृष्टिकोण, शरीर रचना दृष्टिकोण क्रिचमर ने 1950 से व्यक्ति को 3 प्रकार का मानते हुए व्यक्तियों को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया है। क्रिचमर महोदय ने जो है व्यक्तित्व के पर्सनालिटी को देखते हुए व्यक्ति को 3 भागों में बांटा है, लंबकाय, सुडौलकाय और गोलकाय। लंबकाय का अर्थ होता है जैसे इसमें व्यक्ति लंबे, पतले, दुबले शरीर वाले होते हैं, इसको कृशकाय भी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति आत्म केंद्रित, संकोची, स्वालोचक, अंतर्मुखी प्रकृति के होते हैं। जैसे इसमें कोई व्यक्ति है, अगर वो बहुत ज़्यादा पतला है, अगर वह पतला है तो वह लंबकाय श्रेणी में आएगा। उसी तरह सुडौलकाय है। सुडौलकाय में जो है व्यक्ति जो है अच्छा माने जाते हैं, जैसे एथलेटिक्स मतलब कि इसे पुस्तकाय भी कहा जाता है। इनमें विनोद प्रियता, संयमता रहती है। ये बहुत परिश्रमी होते हैं, जैसे अगर हम खेल खेलते हैं तो उसमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है, इससे हमारी शरीर जो है हष्ट पुष्ट रहता है, जो है पर्सनालिटी अच्छी मानी जाती है। और तीसरा हमारा आता है गोलकाय। गोलकाय जो जैसे यह व्यक्ति जो है बहुत मोटा होता है, जैसे सेठ ठोठ लोग होते हैं, इसमें वही लोग आते हैं। इसको जो है स्थूलकाय भी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति जिसे बहुत छोटे भी होते हैं, ये नहीं है कि छोटे भी होते हैं, मोटे भी होते हैं, बड़े लंबे भी होते हैं। और ये व्यक्ति जो है कभी खुशी रहते हैं, कभी दुखी रहते हैं, कभी क्रियाशील रहते हैं तो कभी निष्क्रिय भी हो जाते हैं। ये जो है सरल स्वभाव के होते हैं, आराम पसंद करते हैं, इनका यही गुण होता है। अब हम आते हैं सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर देखते हैं। जुंग महोदय ने सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को
व्यक्ति के 3 भागों में बांटा है: अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। अंतर्मुखी में ऐसे व्यक्ति आते हैं जो जैसे बहुत संकोची होते हैं, लज्जाशील होते हैं, एकांत में बैठना पसंद करते हैं, और ये बहुत सतर्क भी रहते हैं, ये शांत भी रहते हैं, तर्क प्रधान भी रहते हैं। इनकी ये क्वालिटी होती है, मतलब कि ये दूसरों से ज़्यादा लगाव नहीं रखते, ये समाज सेवा की भावना ज़्यादा नहीं रखते, सिर्फ अपना ही सुख देखते हैं, भौतिक सुख में विश्वास ज़्यादा करते हैं। बहिर्मुखी जो होता है यह व्यवहार कुशल होता है, चिंता मुक्त होता है, सामाजिक व्यक्ति होता है, अच्छे वक्ता होता है। जैसे इसमें हम किसी नेता को ले सकते हैं, जैसे कोई विधायक या सांसद होता है, वह जो होता है वह बहिर्मुखी में आता है। अगर वह जो भी व्यक्ति समाज की सेवा करता है, परोपकार करता है और सहानुभूति भाव करता है और दूसरों की मदद करता है, वह जो है बहिर्मुखी में आता है। अगर वह देश की सेवा कर रहा है, इसमें जो है वसुधैव कुटुंबकम की भावना नीज रहती है। बल्कि यह जो है अपने परिवार के प्रति ये नहीं देखता कि हमारा परिवार कष्ट में है या सुख में है, यह नहीं देखता, यह सिर्फ जो है देश के प्रति ज़्यादा सोचता है। उभयमुखी में जो है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों का मिश्रित रूप होता है। मतलब कि कुछ जो है अंतर्मुखी के प्रति इसमें विद्यमान रहते हैं, कुछ बहिर्मुखी के भी विद्यमान रहते हैं। दोनों का मतलब इसमें मिला जुला रूप होता है। मूल्य दृष्टिकोण: स्प्रेंजर महोदय ने व्यक्तित्व को 6 भागों में वर्गीकृत किया है: सैद्धांतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, कलात्मक। सैद्धांतिक का अर्थ यह होता है जैसे हम कुछ अपना सिद्धांत बना लेते हैं कि हमें इसी सिद्धांत पे चलना है। जैसे महात्मा गांधी थे, उन्होंने अपने ही सिद्धांत पर चलना स्वीकार किया, वे जो है सैद्धांतिक व्यक्ति माने जाते थे। इसी के आधार पर उनकी पर्सनालिटी बताई जाती है कि वो कैसे व्यक्ति हैं, सैद्धांतिक हैं या आर्थिक हैं या धार्मिक हैं या राजनीतिक हैं या सामाजिक हैं या कलात्मक हैं। तो अगर वो सैद्धांतिक अपने नियमों का ही पालन करते हैं और ये जो है सिद्धांत पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। और दूसरा आता है हमारा आर्थिक जो है वह व्यक्तित्व बताता है। जैसे हम किसी सेठ उठ के ले लें, जैसे बिरला अंबानी वगैरह को ले लें, तो वे व्यक्ति जो है इस मूल्य दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व जो है आर्थिक पक्ष का बताएगा कि ये जो है आर्थिक भोग विलास में मतलब कि लगे हुए हैं। ये भौतिक सुख और धन संपदा को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। इनसे जो है समाज में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, इससे मतलब ज़्यादा नहीं रहता है। ये जो है ज़्यादा धन पर ही विश्वास करते हैं कि जो हमारे पास अगर धन रहता है तो हमें सुख और समृद्धि मिलेगी। और धार्मिक व्यक्तित्व वाले वो लोग होते हैं जिसे ये लोग धर्म पर ज़्यादा विश्वास करते हैं कि अगर हम धर्म का उल्लंघन करेंगे तो हमें ईश्वर जो है दंड देगा। ऐसे लोग जो है इसमें धार्मिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में आते हैं। और राजनीतिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो है राजनीति में ज़्यादा भाग लेते हैं। ये उसमें छल प्रपंच में लगे रहते हैं, जिससे इनका रहता है कि हम पद प्राप्त करें। पद प्राप्त करने के लिए ये जो है अनेक राजनीतिक दलों की अवहेलना करते हैं कि ऐसा ये नहीं करते, ये गलती काम करते हैं, हम ऐसा करेंगे, समाज में ऐसा मतलब कि करेंगे या नहीं करेंगे वो तो बाद में निर्णय आता है। लेकिन ये जो है राजनीतिक मतलब कि छल प्रपंच अपने पद की प्राप्त करने के लिए, अपनी गरिमा को बढ़ाने के लिए लगे रहते हैं। ऐसे जो व्यक्ति राजनीतिक व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक जो है व्यक्ति जैसे ज़्यादातर तो लोग सामाजिक ही होते हैं। इसमें जो है व्यक्ति सहानुभूत, दयालु, त्यागी, परोपकारी आते हैं। जैसे इसमें हम ले लेते हैं कि ज्योतिबा फूले, डॉक्टर अंबेडकर और अनेक जितने भी सामाजिक कार्य किए हैं व्यक्ति, ये जो है सामाजिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में आएंगे। कलात्मक अब लास्ट जो है कलात्मक व्यक्तित्व आता है।
कलात्मक जो है यह जो सौंदर्य के पुजारी माने जाते हैं। ये जो है ललित कलाओं, संगीत का, नृत्य, चित्रकला, प्राकृतिक सौंदर्य और बागवानी जैसे चीज़ों में लगे रहते हैं। जैसे हम ले लें नृत्य की दृष्टि से ऐश्वर्या राय को, ये जो है कलात्मक दृष्टि से आते हैं। अगर हम लेते हैं कबीर को तो जो है ललित कलाओं में आते हैं, मतलब कि संगीत काव्य में। और जैसे हम ले लें कुमार विश्वास को, ये भी जो है संगीत काव्य में ही आएंगे। ये जो है इसी के आधार पर इनकी व्यक्तित्व जानी जाती है कि ये कैसे व्यक्ति हैं। उसी के आधार हम कहते हैं कि ये जो है कलात्मक प्रकृति कलात्मक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं भारतीय दृष्टिकोण। भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर श्रीमद् भागवत गीता में जो है इसकी व्याख्या किया गया है, जो अध्याय 14 और श्लोक 9 में किया गया है। इसमें जो है 3 गुणों को बताया गया है, सात्विक, राजसी, तामसी। और जो लास्ट के 3 और हैं, ये जो है हमारे आयुर्वेद हैं तो भारतीय ही, लेकिन आयुर्वेद के आधार पर बताया गया है कि वात प्रधान व्यक्ति, पित्त प्रधान व्यक्ति, कफ प्रधान व्यक्ति। सात्विक व्यक्ति जो होते हैं ये सत्व की प्रधानता रखते हैं, ज्ञानी होते हैं, शांत होते हैं, सौम्य भी होते हैं, निर्मल होते हैं, धैर्यवान, निरक्षर होते हैं। ऐसे व्यक्ति इसमें आते हैं। इन्हें जो है देवता के स्वरूप भी माना जाता है। अब दूसरा जो है राजसी, ये जो है इसमें जो है रजोगुण की प्रधानता होती है। यह साहसी, वीर और जो होते हैं ये उत्साही भी होते हैं, जोखिम लेने वाले भी होते हैं। ये जो है इसमें जो है चंचलता भी ज़्यादा पाई जाती है। यह जो है इसमें एक सबसे बड़ी कमी इस पाई जाती है कि गृहस्थी और भोग विलास में ये जो है लिप्त रहते हैं। और तामसी आता है हमारा लास्ट, तमो। इसमें जो है तामसी में तमोगुण की बहुलता होती है। ये व्यक्ति सुस्त होते हैं, झगड़ालू होते हैं, आलसी होते हैं, कमज़ोर होते हैं, क्रोधी होते हैं, स्वार्थी प्रकृति के भी होते हैं। इनमें जो है मद्यपान की बहुलता ज़्यादा होती है। ये मद्यपान ज़्यादा करते हैं और ये जो है दूसरों को परेशान करने में ज़्यादातर लगे रहते हैं। अब हम आते हैं वात प्रधान व्यक्ति की ओर। इसमें जो है वात प्रधान जो होता है यह वात रोग से पीड़ित होता है और इसमें जो व्यक्ति आते हैं वह मोटे होते हैं। पित्त प्रधान व्यक्ति, पित्त प्रधान व्यक्ति जनित इसमें जो है रोग पीड़ित होते हैं व्यक्ति। और ये व्यक्ति जो है दुबले होते हैं, पतले भी होते हैं और क्रोधी भी ज़्यादा होते हैं। कफ प्रधान व्यक्ति, कफ प्रधान व्यक्ति जो है यह कफ जनित रोग से पीड़ित रहते हैं। ये भी दुबले पतले होते हैं। इनमें जो है खांसी आदि जैसे रोग की बहुलता पाई जाती है। अच्छे व्यक्तित्व की विशेषताएं, कुछ जो है अच्छे व्यक्तित्व की विशेषताएं होना व्यक्ति में बहुत जरूरी होता है। जिसे हम कुछ दृष्टिकोण के आधार पर देखते हैं। शारीरिक गुण, शारीरिक गुण में जैसे व्यक्ति में होना चाहिए आकर्षक रंग रूप होना चाहिए, और जैसे सुमधुर वाणी ले लें, नियमित दिनचर्या ले लें, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य होना, ये जो है इनका शारीरिक गुण जो है एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए मानी जाती है। अब मानसिक गुण जो है दूसरी विशेषता देखते हैं। इसमें मानसिक गुण जो है जैसे उच्च स्तरीय बुद्धि, अवलोकन क्षमता, चिंतन शक्ति, जिज्ञासा प्रवृत्ति इसमें ज़्यादा होनी चाहिए। जो है यह जो है एक अच्छे व्यक्तित्व मानसिक गुण जो है अच्छे व्यक्तित्व के लिए मानी जाती है। सामाजिक गुण, सामाजिक गुण जैसे सामाजिकता हो गई, व्यक्ति में सामाजिकता की भावना होनी चाहिए, मैत्री भाव भी होना चाहिए, समाज सेवा भी होना चाहिए, परोपकार भी होना चाहिए। इनके अंदर जो है नैतिकता के गुण भी विद्यमान होने चाहिए। ये जैसे गुण इसमें निहित होना चाहिए सामाजिक गुण के अंतर्गत। संवेगात्मक गुण के अंतर्गत जो है विशेषता ये होनी चाहिए कि इसमें उच्च आकांक्षा होनी चाहिए, दयालुता होनी चाहिए, संतोष होनी चाहिए, और जो है इनके संवेगों में स्थिरता होनी चाहिए। तभी जो है एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण हो पाएगा। धार्मिक गुण, धार्मिक गुण के अंतर्गत जो है कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे ईमानदारी, निष्ठा भाव, समय की पाबंदी होना इसमें जरूरी होता है, देश प्रेम होना चाहिए, भ्रातृत्व की भावना भी इसमें होनी चाहिए, ईश्वर की जो है
प्रति इसमें जो है ज़्यादा विश्वास रखते हैं धार्मिक गुण के अंतर्गत। ये जो है अच्छे व्यक्तित्व की विशेषता धार्मिक गुण के अंतर्गत मानी जाती है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व को जो है दो कारक प्रभावित करते हैं, जैविकी कारक, वातावरणीय कारक। जैविक कारक के अंतर्गत अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और स्नायु मंडल प्रभावित करते हैं। इसी के आधार पर जो है व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसे अंतःस्रावी ग्रंथि, इसमें जो है अंतःस्रावी ग्रंथि जो है हार्मोन्स छोड़ती है। इसमें जैसे थायराइड हो गई, पैराथायराइड हो गई, एड्रेनल हो गई, ये जो होती हैं, अगर ये इनकी हार्मोन्स की क्षमता कम या अधिक होती है तो जो है शरीर का समुचित विकास जो है अगर आवश्यकता से कम या आवश्यकता से ज़्यादा होती है तो जो है शरीर का संतुलित विकास नहीं हो पाएगा। इसी तरह अगर जैसे स्नायु मंडल में है, स्नायु मंडल में जो है व्यक्ति के मानसिक क्रियाओं का संचालन करता है। अगर यह जो है मानसिक संतुलन नहीं अच्छा रहेगा तो जो है इससे जो है पर्सनालिटी का निर्माण नहीं हो पाएगा। स्नायु जनित जैसे रोग होता है, हकलाना, तुतलाना, हिस्टीरिया, बहरापन आदि जैसे भी गुण पाए जाते हैं। वातावरणीय कारक, व्यक्तित्व को प्रभावित करने में सबसे महत्वपूर्ण बनाने में जो है परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वहीं से हम सहानुभूति सीखना, मतलब सामाजिक सेवा आदि जैसे गुण हमारे अंदर विद्यमान होते हैं। दूसरों की जो है किस तरह से हमें साथ व्यवहार करना चाहिए, नैतिकता जैसे गुण वहीं पे हम सीख पाते हैं। पास पड़ोस, उसी तरह जो है व्यक्तित्व का निर्माण हमारा पास पड़ोस के अंतर्गत, अगर जैसे हम पास पड़ोस जैसा करेगा उसी तरह हमारा व्यक्तित्व का निर्माण भी होगा। अगर हमारा पास पड़ोस जब सही नहीं है तो हमारी जो है पर्सनालिटी उनके मतलब कि कुछ न कुछ हद तक प्रभावित होती है। मतलब कि अगर जैसे अगर 100% व्यक्ति हैं, अगर उस क्षेत्र का प्रभाव देखा जाए तो 80% उस क्षेत्र का ही पड़ जाता है। मान लो 20% लोग जो है कुछ बाह्य अंतर्मुखी बाह्य व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो है आ जाएंगे। आर्थिक स्थिति जो है वातावरणीय कारक के अंतर्गत आर्थिक स्थिति जो है व्यक्तित्व को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आर्थिक स्थिति घर की नहीं सही है तो जो है व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ हीन भावना, कुंठा जैसे विद्यमान हो जाते हैं। इसलिए जो है आर्थिक स्थिति जो अच्छी रहती है तो हमारी पर्सनालिटी भी अच्छी डेवलप होती है। अगर हम पर्सनालिटी अच्छी नहीं है और पैसे नहीं हैं तो जो है हमारा जो है पहनावा, वेशभूषा और रहन सहन थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, जिससे हमारी पर्सनालिटी अगर कोई देखता है तो बोलता है, हीन भावना रखता है। इसलिए आर्थिक स्थिति भी जो है अच्छी होनी ही चाहिए। विद्यालय, विद्यालय जो है व्यक्तित्व को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसमें जो भी शिक्षक होते हैं वह बच्चों को वहीं से जो है वो जो है अनुशासन की भावना वहीं से जो है बच्चे सीखते हैं। जनसंचार माध्यम, जनसंचार माध्यम भी जो है व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। जैसे जनसंचार माध्यम से हम कुछ चीज़ों को सुनते हैं, देखते हैं, हमारे अंदर मतलब कि मनोभावना उठती है कि जो है देश में क्या हो रहा है इसमें। तो इससे जो है जो समाज सेवा वाले व्यक्ति होंगे वो थोड़ा सा जागरूक होंगे और देश भावना में जुटेंगे। इससे जो है व्यक्ति की पर्सनालिटी का निर्माण होता है। इससे जो है हम जान भी सकेंगे कि इनकी पर्सनालिटी कैसी है। धर्म एवं संस्कृति, धर्म व संस्कृति भी जो है व्यक्तित्व को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे ईमानदारी, निष्ठा भाव, समय की पाबंदी, ईश्वर के से में आस्था, इनसे जो है नैतिकता की भावना जो है हमारे अंदर ज़्यादा विद्यमान हो जाती है, जिससे हमारी एक अच्छे पर्सनालिटी की का निर्माण हो जाता है। इसमें जो है सहनशीलता बहुत ज़्यादा आती है धार्मिक व संस्कृति के आधार पर, जो हमारी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करती है। ये गलती देखो कल से बता रही हूँ, कल से बता रही हूँ, लेकिन फिर भी इस चीज को नहीं थोड़ा सा सुधार कर पा रहे हैं। कल भी मैंने कहा था, कल किसी क्लास थी?
ब्रह्मदेव की मैम। हाँ लवलेश, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल वंडरफुल क्लास। आपने बहुत बढ़िया पढ़ाया। एक सेकंड में वॉल्यूम बढ़ा लूँ जरा, एक सेकंड। आपने बढ़िया पढ़ाने से अच्छा आपने बढ़िया पीपीटी बनाई, मैं ये कहना चाहूंगी। और यस मैम। लेकिन लास्ट वाली स्क्रीन पे, लास्ट वाली स्लाइड पे मेरा सभी बच्चों से निवेदन है, अगर आपका मीडियम हिंदी है तो आप हिंदी में धन्यवाद लिखिए, और अगर आपका इंग्लिश है तो फिर आप इंग्लिश में थैंक यू लिख दीजिए, ठीक है। पाठक तो बुक से, और उसके बाद ये, ठीक है। अब आप क्वेश्चंस ले लीजिए, कोई भी क्वेरी किसी स्टूडेंट को है तो आप वो क्वेरी ले लीजिए जरा। किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेरी है तो ले लीजिए। सर सर जैसे आपने मूल्य के दृष्टिकोण के आधार पर बताया कि व्यक्तित्व में जो राजनीतिक आपने बताया कि ये लोग छल प्रपंच में जीते यस रहते यस। हैं, जो राजनीतिक व्यक्तित्व के होते हैं वो में जीते रहते हैं। तो राजनीति तो एक बहुत ऊंचा तत्व होता है, देश के लिए जो नीति बनाई जाए, राज के लिए जो नीति बनाई जाए, इसका एक पॉजिटिव पक्ष भी तो होता है। होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो तो देख लीजिए, जैसे अब इस समय पश्चिम बंगाल में रैलियाँ चल रही हैं, इसमें पर्सनालिटी आप देख लीजिए उनकी क्या है। यानी सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सर 100% छल प्रपंच वाला होता है या फिर अधिकतर होता है? अब जैसे हम देखते हैं कि जैसे सत्ता में आते हैं तो क्या होना है क्या नहीं होना चाहिए उसको सब छोड़ देते हैं, इसलिए हम ज़्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल मान लो कि 40% आराम से काम करवाते ही हैं। ओके सर, थैंक यू सर। आरती मैं सुनना चाहूंगी, तुम्हारा प्रश्न क्या बोला तुमने, मैं समझ नहीं पाई। सर मैम मैंने ये पूछा था कि मूल्य के दृष्टिकोण के आधार पर जो बांटे गए थे, वर्गीकृत किए गए थे स्पेंजर के अनुसार व्यक्तित्व को, तो लवलेश ने बताया था जो राजनीतिक होते हैं वर्गीकृत, जिनको किया गया है राजनीतिक में, वो राजनेता छल प्रपंची होते हैं। उनका हमेशा दिमाग लगा रहता है किस तरह से अपना ओहदा प्राप्त करे, और मतलब उनका दिमाग अड़बंगे काम में ही लगा रहता है। तो मैम मेरा पूछना ये था कि ये जो दिमाग है ये 100% रहता है कि राजनीति, तो मैम एक हिसाब से अगर देखा जाए तो राजनीति एक पॉजिटिव पक्ष भी है। अगर कोई अच्छा राजनेता है तो वो बहुत अधिक डिवोटिव होता है अपने देश के प्रति। अब इसमें मैं आप ही के सामने कुछ नाम लेना चाहूंगी। बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में आपका क्या कहना है? गांधी जी के बारे में आपका क्या कहना है? ठीक है। यस मैम। आजकल बीजू पटनायक जी के बारे में बहुत कुछ पढ़ने को सुनने को मिल रहा है, उनके बारे में आपका क्या कहना है? ठीक है। और भी कई सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जैसे वो थे मुंबई में शिवसेना के बाला साहब ठाकरे, उनके बारे में आपका क्या कहना है? तो यस ऐसा मैम। नहीं है, ऐसा नहीं है। छल प्रपंच हर क्षेत्र में है, कोई भी क्षेत्र उससे छूटा नहीं है, और हर किसी का अपना इंडिविजुअल व्यक्तित्व है। हर फील्ड में सज्जन आपको मिलेंगे, हर फील्ड में आपको छल प्रपंची मिलेंगे, लेकिन पॉलिटिकल करियर में 2 के 5 करने वाला बहुत रहता है हिसाब किताब, तो थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन हाँ हर किसी को एक ही तराजू से नहीं तोल सकते। यस ठीक है। मैम। हाँ। यस मैम, बस वही। आरती के अलावा किसी का भी इंक्वायरिंग एटीट्यूड नहीं है, सब बैठे हैं। अभी देखो आप लोगों की विजुअल्स देखो, आप लोग कर क्या रहे हैं, भी प्रेजेंट की नहीं है क्लास में। किसी को कोई क्वेरी नहीं होती है, लड़कियों में आरती पूछ लेती है, लड़कों में इंद्रेश पूछ लेता है। फिर जब नंबर दिए जाएंगे फिर मत कहना कि मैम इन लोगों को नंबर्स क्यों ज्यादा मिलते हैं। क्लास में जो पार्टिसिपेशन करेगा तो वही तो पाएगा नंबर भी, पता है कि वो अलर्ट मोड पे है। लवलेश आप नहीं बोलेंगे, आप लीजिए अपनी क्लास से कोई क्वेरी लीजिए अगर है तो। किसी को क्वेरी हो तो बताइए। किसी को कोई चीज स्पष्ट नहीं है, कुछ भी पूछना है तो आप टीचर से पूछ लीजिए, अदरवाइज। सर एक क्वेश्चन और था सर, स्नायु मंडल वाला जो आप बता रहे थे, फिर से बता दीजिए। यस मैम, बता दें। व्यक्तित्व को इसे प्रभावित करने वाले कारक में, जैविकी कारक में आपने बताया था स्नायु मंडल। हाँ हाँ हाँ,
इसमें जो है व्यक्ति जिसे व्यक्ति का मानसिक क्रियाओं का संचालन जो है स्नायु मंडल के माध्यम से ही होता है। इसमें जो है अगर हम अंधापन है या बहरापन है तो इससे जो है हमारी पर्सनालिटी जो है ज़्यादा विकसित नहीं हो पाती। इसका यही अर्थ है। अगर ये सब जो है यस इसे हिस्टीरिया बहरापन ये सब जो है व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। यानी सर जो मस्तिष्क से संबंधित तंत्रिकाएं होती हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, उनसे जो प्रभावित होते हैं वो इनके अंतर्गत आते हैं। हाँ यस यस मैम। इसे जैविकी कारक में अंतःस्रावी ग्रंथ प्रभावित करते हैं और स्नायु मंडल, ये जो है स्नायु मंडल मस्तिष्क से संबंधित होते हैं। थैंक यू सर। चलिए इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगी कि मीनू। हेलो। हाँ राजेश, मैं भी लवलेश सर। सुनती हूँ। राजेश मैं भी सुनती हूँ आपकी बात, रुकिएगा। मीनू, राजेश, ज्योति, यस मैम। ज्योति यादव और एक और बच्चा था, ये क्लास में लेट आए हैं। यस मैम, है ना? थोड़ी हमारी दादी एक्सपायर हो गई थी बगल की, अरे तो उसी में चलिए शामिल चलिए, हो कोई गया बात था। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात सॉरी नहीं। मैम। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके मैम। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप ये मत सोचिएगा कि अगर ये वर्चुअल क्लासेस है तो पता नहीं चलता, हमें पता चलता रहता है यहाँ पे कौन आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, कितनी बार जा रहा है, कितने बजे जा रहा है, आ रहा है, सब कुछ मेरी निगाहों में है। ठीक है। और जैसे आपकी ट्रेडिशनल क्लासेस में आप लोगों के इंप्रेशन हुआ करते थे, वहीं यहाँ पे भी वो इंप्रेशंस है मेरे दिमाग में। तो बी लिटिल। अभिषेक ने हैंड रेज किया। अभिषेक, डू यू हैव अ क्वेरी? यस मैम। लवली सर, एक क्वेश्चन मेरा है। हाँ बोलिए सर। क्रेस्पर के अनुसार आपने जो 3 विशेषताएं बताई हैं व्यक्तित्व की, हाँ लंबकाय, सुडौलकाय और गोलकाय, यस थोड़ा यस। सा सर इसको डिस्क्राइब कर दीजिए। लंबकाय की क्या विशेषता होती है? अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का है तो उसकी क्या विशेषता होगी? जैसे अगर लंबकाय, जैसे इसमें ये नहीं है कि जैसे पर्सनालिटी स्थिर होती है, जैसे हम जन्म में कैसे थे, मोटे भी हो सकते हैं और पतले भी हो सकते हैं, और जैसे जैसे थोड़ा हम सा सर युवावस्था में प्लीज आते हैं। थोड़ा सा स्पष्ट बोलेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा सर। हाँ, थोड़ा सा यस धीरे धीरे बोलिए, थोड़ा शब्दों को आराम से बोलिए, और क्लास में से एक बच्चे का एग्जाम्पल इसमें दे दीजिए। आप राजेश को किस कैटेगरी में रखेंगे, आप इंद्रेश को किस कैटेगरी में रखेंगे, और गोल का है, आप किसी को गोल का कैटेगरी में भी रख सकते हैं। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा एग्जाम्पल दे करके अपनी ही क्लास में से बता दीजिए। फिजिकल, यस हाँ, क्रेचमर का ये जो क्लासिफिकेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल बॉडी को देख करके है, मतलब बाहरी बनावट को देख करके है। तो उसके आधार पे आप बता दीजिए जो लंबकाय व्यक्ति होता है वो कैसा होता है, उसकी शारीरिक बनावट कैसी होती है, और वगैरह वगैरह। यस मैम यस मैम। हम्म, ये जो जो लंबकाय व्यक्ति होते हैं, ये जो है दुबले होते हैं, पतले होते हैं और लंबे शरीर वाले होते हैं। हम्म। और इसमें जो है एग्जाम्पल, आत्म केंद्रित, एग्जाम्पल क्लास में से एग्जाम्पल दो। इसमें जैसे और इसमें जो है हम इनको आशीष सर को रख सकते हैं और आशीष को, अभिषेक को आशीष, नहीं, आशीष को मैम और अभिषेक, अभिषेक को मैम। राजेश, आशीष राजेश को। आशीष तो सही। आशीष आशीष जो है मैम उसमें चले जाएंगे, क्या कहते हैं, सुडौल काय में। ठीक है, थोड़ा समझी पर्सनालिटी है सही। चलिए चलिए चलिए। यस मैम। और इसमें जो है अब सर बोल रहे थे, ये जो है अंतर्मुखी व्यक्ति, मतलब कि संकोची एकांत प्रिय होते हैं ये। जी इस सर। पे अभिषेक, मैं आपको आपको ले जाना चाहूंगी दोबारा से क्लास में, जब हमारी ट्रेडिशनल क्लासेस चला करती थी। याद करिए, मैंने आपसे कहा था कि अपने व्यक्तित्व का आकलन करके बताइए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। डू यू रिमेम्बर? याद आ रहा है यस आपको? मैम। यस हाँ। मैम। हाँ, तो फिर वही याद करिए, उस क्लास को याद करिए कि हमने बिल्कुल डिफाइन कर दिया था कि लंबा है, लंबा, पतला, छरहरा भी आ सकता है इसमें। चुडौल है तो यस मैम। मसल्स डेवलप होंगे उसकी, वो एथलेटिक, थोड़ा सा स्पोर्ट्स वाला,
है ना, बलिष्ठ होगा। और गोलकाय कैसा होता है कि हर तरफ से गोल गोल, चेहरा भरा भरा, शरीर भरा भरा, हल्की सी पेट निकली हुई, हाइट ज्यादा नहीं होती उसकी, हाइट ज्यादा भी है जैसे तो भी मैम वो गोल गोल सा भरा भरा। जैसे मैम सेठ उसमें आते हैं मैम। कौन सेठ सेठ कौन? सेठ मैम सेठ। मैंने नहीं पहचाना। मैम जो ये उदाहरण दे रहे हैं, जो लोग बैठे बैठे काम करते हैं, सेठ महाजन जो होते हैं जिनकी गोल निकली। अरे मैं किसी बच्चे का नाम लेने के लिए कर दी, सेठ कह रहे हैं आप? अच्छा अच्छा अच्छा, मैम चलिए अपने क्लास चलिए। में अंशिका। मैम अपने क्लास तो नहीं है नहीं कोई। आरती तुम चुप अंशिका रहो। कैसी है? आरती अंशिका कौन? आरती कैसी है अंशिका बताओ जरा। अंशिका गोल का है, सुंदर सी गोल मटोल। नहीं, गोल सुंदर मटोल तो शरीर नहीं ये है ऐसा उसका, था ना। चेहरा नहीं नहीं उसका गोल सुबह का गोल है, चेहरा उसका गोल गोल सुबह का है। मैम। आप गोल का ही मुझे रख सकते हैं, गोल का ही मुझे रख यस सकते हैं मैम। आप। मैं थोड़ी सी मोटी मोटी सी हूँ, आप मुझे रख सकते हैं गोल गोल का ही। आप हाँ हैं, और लंबे, क्लास में जैसे साधना मैम है, और मुझे भी रखा हरप्यून ना, है। मुझे रखा ना तुमने इस कैटेगरी में। यस मैम, हाँ और शैलेंद्र जैसे है, शैलेंद्र गोलकाय में। शैलेंद्र और नहीं गोल का लंबकाय में गोल सबसे लंबा अभिषेक ही है। हाँ, तो थोड़ा सा दिमाग लगा करके इसमें इसमें हम पूरी एक क्लास डिवोट कर चुके हैं। अब इस टॉपिक पे इतना एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। बस ये मैम एक क्लासिफिकेशन, क्वेश्चन ये है। जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कैटेगरी पूछी जाती है कि ये क्लासिफिकेशन किसने दी है, ठीक है? मैम एक तो क्वेश्चन इसको, है। हाँ, इसको एक सेकेंड पूनम, एक सेकेंड, इसको इस तरीके से ले लेते हैं। और इसी के साथ मैं मीट कंप्लीट कर रही हूँ, इसको मैं मीट को फिनिश कर रही हूँ। आप जो है, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू। मैम। थैंक यू मैम। पूनम आप अपना